एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 81। हमारा समूह फायरफ्लाई एप्री से मिशन करेगा और मार्स और मैं रोलिंग बोल्डर मॉन्स्टर मिशन पूरा करेंगे, क्रिश्चियन ने कहा। वे अलग हो गए। नियो और जैक फायरफ्लाई एप्री की दुकान पर गए। एक मोटी महिला ने उनका स्वागत किया। नमस्ते, आप क्या ढूंढ रहे हैं? हम यहाँ मिशन के लिए आए हैं। नियो ने उन्हें अपने फ़ोन पर जानकारी दिखाई। महिला जोआना ने अपने हाथ से अपना चेहरा ढांक लिया। शासक ने हमारे मिशन को स्वीकार कर लिया। वह मुस्कुराए। आपको पाकर हमें खुशी हुई। कृपया मेरे पीछे आएं। वे काउंटर के पीछे के दरवाजे से अंदर आए। अंदर से होते हुए वे पिछवाड़े में आए। ये पेड़ों से भरा हुआ था। लंबे पेड़। सैलामेंडर मधुमक्खियां अपना शहद बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती हैं। पेड़ जितने ऊंचे होंगे उनका शहद उतना ही स्वादिष्ट होगा। सोल्वाना के पेड़ उनके पसंदीदा हैं। घोंसलों की अपेक्षित ऊंचाई 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक कहीं भी पहुंच सकती है, जोआना ने समझाया। अगर कोई वहां से गिर जाए तो चोट लग सकती है, जैक ने बड़बड़ाया। इसलिए हम छात्रों से हमारे लिए शहद इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। सैलामेंडर मधुमक्खियां काफ़ी आक्रामक होती हैं। जैक ने हैरानी से सिर हिलाया। उस ऊंचाई से गिरने वाले लोगों का क्या हुआ? क्या वे बच गए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल बयानबाजी वाला था। उसका मानना था कि मधुमक्खी पालन केंद्र में गिरने से बचाने के लिए सुरक्षा उपकरण होने चाहिए। लेकिन जोआना की मुस्कान ने जैक को डरा दिया। क्या वे बच गए? एनियो, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि इस मिशन को अन्य छात्रों ने क्यों नहीं चुना। अचानक जैक को कुछ याद आया। तुम्हें चढ़ना चाहिए, नियो। तुम प्रवेश परीक्षा के दौरान चट्टान से गिरने से बच गए थे। ये तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होना चाहिए। ये श्रम का तार्किक विभाजन था। फिर भी नियो इस बात पर कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका कि जैक ने उसे कितनी जल्दी बस के नीचे फेंक दिया। मुझे लगता है कि मैं ये करूँगा। यह मेरे प्रशिक्षण के रूप में 2 गुना हो जाएगा। जैसा कि शासक से उम्मीद थी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कृपया इस तरफ आइए। मैं आपको उपकरण दूंगी और आपको शहद निकालना सिखाऊंगी, जोआना ने कहा। महिला नियो को एक शेड में ले गई। उसने उसे एक भूरे रंग का फुल बॉडी सूट दिया। इसमें एक बड़ा बैकपैक था जो वैक्यूम नली से जुड़ा था। यदि आप अपनी दिव्य ऊर्जा को उनके माध्यम से पारित करते हैं तो दस्ताने और जूते पेड़ों से चिपक जाएंगे। काम शुरू करने से पहले आप थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। नियो ने सूट पहना। इसके अंदर गर्मी थी और जब भी वह सांस लेता तो सूट का मुखौटा कोहरे से ढक जाता था। ये कष्टप्रद है। उसे सूट के कार्यों को समायोजित करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आखिरकार हथेलियों और तलवों पर उसके जादू के सर्किट उसके मंत्रों की बदौलत विकसित हुए थे। एकमात्र समस्या ये थी कि दिव्य ऊर्जा की खपत कितनी हो रही थी। नियो को अपनी दिव्य ऊर्जा का सावधानीपूर्वक उपयोग करना था, अगर वह बीच में ही खाली होकर गिरना नहीं चाहता था। मैं अब चढ़ूंगा। शुभकामनाएं। तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैक ने आखिरी हिस्सा बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में बोला। नियो ने शब्द सुने क्योंकि जब उसने ग्रेमलिन्स को निगल लिया था तो उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई थी। हालांकि उसने जैक को जाने दिया और काम पर ध्यान केंद्रित किया। मैं जाता हूँ। उसने अपनी दिव्य ऊर्जा को अपने अंगों के माध्यम से प्रसारित किया और चढ़ गया। दस्ताने और पैर पेड़ की छाल से ऐसे चिपके जैसे वे चिपके हुए हों। नियो को पेड़ से अपनी शाखाएं हटाने के लिए दिव्य ऊर्जा की आपूर्ति काटनी पड़ी। दिव्य ऊर्जा का संचार करें। रुकें, चढ़ें। दिव्य ऊर्जा का संचार करें। रुकें, चढ़ें। उसने बार बार यही बात दोहराई। नियो जैसे व्यक्ति के लिए जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दिव्य ऊर्जा पर नियंत्रण थी, यह एक अद्भुत प्रशिक्षण था। केवल एक समस्या थी। नियो पेड़ के आधे हिस्से पर चढ़ने से पहले ही अपनी दिव्य ऊर्जा के भंडार का 1/4 भाग ही बचा पाया था। उसे ऊपर चढ़ना था और वापस भी आना था। लानत है, मैं बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूँ। मेरा नियंत्रण पर्याप्त रूप से परिष्कृत नहीं है। उसकी 60% से ज़्यादा दिव्य ऊर्जा लीक हो रही थी जबकि सिर्फ 40% सूट में जा रही थी। नियो ने अपनी दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एसेंस ब्रीथ स्पेल का इस्तेमाल किया जब उसने अपनी दिव्य ऊर्जा पूल का 1/10वां हिस्सा मारा। उसकी चढ़ाई की गति बहुत कम हो गई। सूट और मंत्र के लिए दिव्य ऊर्जा का उपयोग करना और यह सुनिश्चित करना कि वह इसे यथासंभव कम बर्बाद करे कठिन था। उसे अपना ध्यान 3 कार्यों के बीच बांटना था। सूट के अंदर उबलती गर्मी मदद नहीं कर रही थी। जब वह शीर्ष पर पहुंचा तो नियो को लगा कि वह पसीने में नहा रहा है। 2 घंटे। हफ हफ भाड़ में जाए। उसके अंग दर्द कर रहे थे और वह थका हुआ महसूस कर रहा था। दुर्भाग्य से सैलामेंडर मधुमक्खियों ने उसकी कड़ी मेहनत की सराहना नहीं की। हथेली के आकार की नारंगी मधुमक्खियां तूफान की तरह उड़ीं और अपने शरीर को उसके सूट से टकराया। जब वे उससे टकराईं तो वे मर गईं और धधकती आग में विस्फोट हो गया। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमलों की गर्मी और ताकत भयंकर थी। हालांकि सबसे बुरा हिस्सा विस्फोट था। उनसे निकलने वाले धुएं ने उसकी वायु आपूर्ति नलियों को अवरुद्ध कर दिया।
नियो को लगा कि अगर वह गिरने से नहीं मरा तो दम घुटने से मर जाएगा। भाड़ में जाओ। उसने ओशियन ब्रीथ स्पेल का इस्तेमाल किया। इससे दम घुटने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे सैलामेंडर मधुमक्खियां उस पर हमला करती गईं, नियो को लगा कि वह पेड़ से गिर जाएगा। जलती हुई गर्मी उसे जिंदा जला रही थी। उसने अपने दांत भींचे और ऑरा ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल किया। हर एलिमेंटल ऑरा में उसके तत्व की विशेषता होती है। जिस तरह ऑरा ऑफ डेथ मार सकती है, उसी तरह ऑरा ऑफ डार्कनेस अवशोषित कर सकती है। नियो के सूट पर काली लपटें फूट पड़ीं। इससे विस्फोटों और सैलामेंडर मधुमक्खियों के हमलों का असर कम हो गया। नियो ने अपने बैकपैक से वैक्यूम ट्यूब को बाहर निकालने का मौका इस्तेमाल किया। उसने इसे मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर डाल दिया और शहद को सोखने दिया। काम धीमा था। कुछ ही देर में सैलामेंडर क्वीन मधुमक्खी, जो नियो के धड़ जितनी बड़ी थी, प्रकट हो गई। अगर वह चीज़ हमला करती है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नियो को ओबिट्स को वहां न लाने का पछतावा हुआ। उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि सूट में उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि अगर उसे पता होता कि सैलामेंडर मधुमक्खियों के हमले इतने भयंकर होते हैं, तो वह तलवार को लेकर जाता, चाहे कुछ भी हो। रानी सैलामेंडर मधुमक्खी नियो की ओर तोप के गोले की तरह उड़ी। नियो ने एक हाथ से पेड़ को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सैलामेंडर रानी मधुमक्खी की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों के चारों ओर लाल बिजली चमक रही थी। ऑरा स्निप। बिजली का एक बोल्ट निकला। ये हमला उसके पहले ऑरा स्निप की तुलना में कमज़ोर लग रहा था। हालांकि ये कहीं ज़्यादा सघन था। सैलामेंडर क्वीन बी ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया। इसके पंख अब हिल नहीं रहे थे और यह हवा से नीचे गिर गई। कुछ सेकंड के लिए गिरने के बाद लाश फट गई। विस्फोट की शॉकवेव्स ने नियो को शक्तिशाली तीव्रता से मारा। अगर वह चीज़ मुझ पर हमला करती तो मैं वास्तव में मर जाता। नियो ने अपने बैग में शहद भरा और जल्दी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। बहुत लंबे समय तक ऑरा ऑफ डार्कनेस का उपयोग करना थका देने वाला था। जब वह जमीन पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। तुम वापस आ गए। जैक का चेहरा चमक उठा। एपीरी के कर्मचारी उसका इंतजार कर रहे थे। ठंडी कठोर धरती पर कदम रखते ही नियो ने सूट उतार फेंका। उसे परवाह नहीं थी कि वह आधा नग्न था या दूसरों की निगाहों की। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा ने उसे ठंडा कर दिया। ये तुम्हारे कपड़े हैं। जोआना लाल चेहरे के साथ उसके पास आए। क्या मैं उससे पहले नहा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। अपनी आंखों के सामने के दृश्य के बावजूद उसने अपना पेशेवर रवैया बनाए रखा। नियो ने देखा कि उसकी नज़र उसके निचले हिस्से पर जा रही थी, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। नहाने के बाद वह जैक के बगल वाली कुर्सी पर गिर पड़ा। वे दोनों चुपचाप चांदनी के नीचे बैठ गए। तुम बहुत बोल्ड हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काम पूरा होते ही तुम नग्न हो जाओगे। जैक ने ठहाका लगाया। वह अब घबराया हुआ नहीं था। दुकान पर बहुत सी युवतियां काम करती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अब वे कैसी प्रतिक्रिया देंगी? तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है कि दूसरे क्या सोचते हैं? नियो ने देखा कि कुछ लड़कियां खिड़की से उन्हें देख रही थीं। उसने अपने होंठ सिकुड़े। तुम्हें धूप में वह सूट पहनकर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि तुम जल तो नहीं जाओगी। हा, मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा था। वैसे भी सैलामेंडर क्वीन बी की लाश कहाँ है? क्यों? क्या तुम सोच रहे हो? हाँ, मैं इसे खा लूंगा जबकि एपीरी हमारे लिए पुरस्कार तैयार कर रही है। जैक ने मुस्कुराना बंद कर दिया। ये सभी को पता था कि डार्कनेस के उपयोगकर्ता कैसे समाप्त हुए। पागल और भ्रष्ट। डार्कनेस का एक भी उपयोगकर्ता इस दयनीय भाग्य से नहीं बचा। वह नियो को इसके खिलाफ सलाह देना चाहता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि नियो उसकी बात नहीं सुनेगा। मेरे साथ आओ। उन्होंने कहा कि हम लाश ले जा सकते हैं क्योंकि हमने उसका शिकार किया था और उसे अपने लिए संग्रहित किया था। नियो उसके पीछे चला गया। उन्हें सैलामेंडर क्वीन बी की लाश जंगल में गहरे एक अन्य शेड के अंदर मिली। क्या आप प्रक्रिया देखना चाहते हैं? यह आपके तत्व में आपकी मदद करेगा? नियो ने सवाल किया। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैक ने दरवाजे बंद किए और चला गया। अकेले नियो ने लाश का निरीक्षण किया। यह विस्फोट से नहीं बल्कि ऑरा स्निप से मरा था। अगर नियो ने इसे नहीं मारा होता तो सैलामेंडर क्वीन भी उस पर कई विस्फोट कर सकती थी। उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वह मरने के कितने करीब था। मृत्यु से डरने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वह हंसा और हाथ के इशारे किए। अंधेरा, खा जाओ। छायाएं खिल उठीं और आवाज़ें वापस आ गईं। आओ फिर से खेलें, हम फिर से खेलें, हम फिर से खेलें हमारे विश्व में। आओ हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आओ फिर से खेलें। यह अप्रिय था। चाहे उसने कितनी भी बार ऐसा किया हो, उसे इसकी आदत नहीं पड़ पाई। डायनामिक विशन जोड़ 1, चपलता जोड़ 1। वह शेड से निकलकर जैक के साथ एपीरी में वापस आ गया। जोआना वहां उनका इंतजार कर रही थी। ये 4 बोतलें आपके पुरस्कार हैं। हमने आपको मिशन पूरा होने के दस्तावेज मेल कर दिए हैं।
जब आप मिशन हॉल में वापस आएंगे और सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएंगे। 4. पुरस्कार में सिर्फ 3 बोतल एनर्जी रिप्लेनिशमेंट अमृत था। हाँ, चौथी बोतल हमारी तरफ से धन्यवाद है। आपने मिशन को सामान्य समय से आधे समय में पूरा कर लिया। इससे हमें भी मदद मिली। नियो ने पुरस्कार स्वीकार कर लिए। उसने एक बोतल खोली और उसे पी लिया। इसका स्वाद मीठा था। उसके शरीर में एक गर्म सनसनी दौड़ गई और उसे अपनी शारीरिक थकावट गायब होती हुई महसूस हुई। यह अच्छा है, धन्यवाद। हमारे उत्पादों की अकादमी में काफ़ी मांग है, लेकिन एक शासक की प्रशंसा सुनना हमेशा अच्छा लगता है। नियो ने जैक के साथ एपीरी छोड़ दी। तुम इतने ठंडे क्यों थे? मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ की लड़कियों को तुम्हारा नंबर पसंद आया होगा, जैक ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं व्यस्त हूँ। उसने अपना फ़ोन निकाला और क्रिश्चियन का नंबर डायल किया। तुम क्या कर रहे हो? जैक ने पूछा। उनसे उनके मिशन की प्रगति के बारे में पूछ रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या हमें अंतिम सी रैंक मिशन शुरू करना चाहिए। पहले से ही आधी रात हो गई है। हमारे पास आराम करने का समय नहीं है। इसके अलावा मैं ऊर्जा पुनःपूर्ति अमृत का उपयोग करने के बाद थका हुआ महसूस नहीं करता हूँ। शरीर के लिए बड़ी मात्रा में अमृत का उपयोग करना हानिकारक था। वे आंकड़ों के विकास में बाधा डाल सकते थे। हालांकि नियो के पास समय की कमी थी और उसने मुश्किल से कुछ पिया। ये खतरनाक नहीं था, कम से कम अभी तक नहीं। क्रिश्चियन ने तीसरी बार डायल करने के बाद कॉल उठाया। नमस्ते क्रैक। क्रैक, बूम, व्यस्त हैं। राक्षस बूम, विकसित हुआ। ये बहुत शक्तिशाली है। मिशन बूम, बूम, बी रैंक या यहाँ तक कि ए रैंक। स्थैतिक शोर और विस्फोटों ने नियो के लिए क्रिश्चियन के शब्दों को समझना मुश्किल बना दिया। ये स्पष्ट था कि उन्हें मुश्किल समय हो रहा था। क्या आपको मदद की ज़रूरत है? नियो ने पूछा। भले ही मिशन की रैंक का मूल्यांकन गलत तरीके से किया गया हो, जो संभव नहीं होना चाहिए था, उनके पास मिशन हॉल को त्रुटि की रिपोर्ट करने और दूसरा मिशन प्राप्त करने का समय नहीं था। उन्हें आज ही मिशन पूरा करना था। नहीं, हम बूम, क्रैक, खुद, तुम दोनों तीसरे के लिए जाओ क्रैक, बूम। कॉल कट गई। नियो ने अपने होंठ काटे। क्या ये ठीक रहेगा? जैक ने पूछा। अगर माज और क्रिश्चियन को परेशानी हो रही है तो राक्षस को मजबूत होना चाहिए। नियो ने सिर हिलाया। मंगल मॉरिगन के बराबर था, कम से कम अभी के लिए। सी रैंक मिशन के राक्षस का मंगल से कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए था। क्रिश्चियन भी कमज़ोर नहीं था। वे दोनों ए रैंक मिशन के राक्षस को संभाल सकते थे अगर वे अच्छी तरह से तैयार होते। हम इसे केवल उन पर छोड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वे मिशन को खुद पूरा करेंगे। चलो उन पर भरोसा करते हैं। जैक ने कठोर चेहरे के साथ सिर हिलाया। वे अंतिम सी रैंक मिशन के स्थान की ओर चले गए। अल्पविराम। टेम्पलर कोर्स के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 8 इमारतें थीं। इन इमारतों को ब्लॉक कहा जाता था। ऑरलिया ब्लॉक, वेरिटास ब्लॉक, टेम्पस ब्लॉक, नेक्सस ब्लॉक, ओरियन ब्लॉक, आर्केडिया ब्लॉक, हेलियोस ब्लॉक, सोलस्टाइस ब्लॉक। प्रत्येक ब्लॉक बहुत बड़ा था और उसमें अलग अलग कक्षाएं थीं। संदर्भ के लिए, ये 8 ब्लॉक टेम्पलर कोर्स के छात्रों को दिए गए थे। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दर्जनों और ब्लॉक थे। शुक्र है कि नियो को अलग अलग कोर्स के ब्लॉक में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वहां तक पैदल जाने में आधा दिन या उससे ज़्यादा लग सकता था। वे ऑरलिया ब्लॉक के गार्ड से मिले और उन्हें मिशन दस्तावेज दिखाया। अंदर आओ। गार्ड ने सख्त चेहरे के साथ उनके लिए दरवाजे खोले। उसने उन्हें मशालें दीं। सीधे गलियारे और सीढ़ियों से नीचे जाओ। पहले कोने से बाएं मुड़ो, सीधे जाओ और तीसरा दायां मोड़ लो। आपको वहां चौकीदार का कमरा मिलेगा। वह आपको मिशन के बारे में विस्तार से बताएगा। उन्होंने मशालें ली और इमारत में प्रवेश किया। क्या आपको स्थान याद है? जैक ने पूछा। क्योंकि मुझे याद नहीं है। मेरे पीछे आओ। ये ऑरलिया ब्लॉक में उनका पहला समय था। नियो को स्थान याद होने के बावजूद कई बार गलियारों में चक्कर लगाना पड़ा। क्या आपको स्थान याद है? हम अभी भी वापस जा सकते हैं और गार्ड से फिर से पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चुप रहो। अंत में उन्हें चौकीदार का कमरा खोजने में 20 मिनट लग गए। दरवाजे के ऊपर एक मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। नियो ने दस्तक दी। कमरे के अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे कुछ गिरा हो। दरवाजा खुला और एक आदमी जिसके गाल पर गड्ढा था और आंखों के नीचे बड़े काले घेरे थे, उसने खुद को प्रकट किया। हमने मिशन स्वीकार कर लिया है। नियो ने दस्तावेज दिखाए। चौकीदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह कमरे से बाहर निकल गया और दूसरी दिशा में चला गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि वह चाहता है कि हम उसका पीछा करें, जैक ने कहा। वे सीढ़ियां चढ़े और चौथी मंजिल पर पहुंच गए। चौकीदार महिला शौचालय के सामने रुक गया। ये यहाँ आता है। आने का कोई निश्चित समय नहीं है और आप इसे देख नहीं सकते, उसने भयावह आवाज में कहा और चला गया। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जैक ने पूछा। चौकीदार वापस नहीं आया। जैक हताश हो गया। मिशन के लिए हमारे पास बस इतनी ही जानकारी है। वाह।
नियो ने शौचालय में कदम रखा। उसने इलाके को स्कैन किया। भूत अदृश्य होते हैं। उन्हें देखने के लिए मृत्यु से लगाव रखने वाले तत्व की दृष्टि की आवश्यकता होती है। पैमोन, क्या तुम भूतों का पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हो? नहीं, उसे जवाब की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वह निराश हो गया। लगता है हमें इसे कठिन तरीके से करना होगा। नियो ने मुड़कर देखा तो जैक अभी भी वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा था। तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं एक पुरुष हूँ और यह महिलाओं का वॉशरूम है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने उसे एक अजीब सी नज़र से देखा। जैक, हमारे पास मजाक के लिए समय नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा था। जैक ने शर्मिंदगी भरे भाव के साथ अंदर कदम रखा। दोनों ने भूत के प्रकट होने का इंतजार किया। 2 घंटे बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या ये काम भी कर रहा है? इसके अलावा हम किसी ऐसी चीज़ से कैसे निपटेंगे जिसे हम देख नहीं सकते? हम भूत के हमलों से बचने और उसका मुकाबला करने के लिए अपनी मृत्यु की आत्मीयता का उपयोग करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई योजना नहीं है। नियो ने दूसरी ओर देखा। अगर उसके पास तत्व दृष्टि होती तो यह आसान काम होता। हालांकि इसके लिए किसी तत्व में निपुणता हासिल करने की ज़रूरत होती है। हम बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं भूत को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। कृपया मेरी रक्षा करें और जब वह आए तो उससे निपटें, जैक ने कहा। वह जमीन पर पैर क्रॉस करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वह कई मंत्रों का जाप कर रहा था तो उसके होंठ हिल रहे थे। समानांतर मंत्र कास्टिंग, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका हमारे बैच के शायद ही कोई छात्र उपयोग कर सकता है। मुझे नहीं पता कि मुझे उस क्षमता के साथ 1700 रैंक चुनने के लिए उसे काय या मूर्ख कहना चाहिए। नियो ने अपना सिर हिलाया। उसने जैक के जादू के काम करने का इंतजार किया। जैक से एक मीठी खुशबू फैल गई। ये गंध एक भ्रम था जिसे केवल मृत आत्माएं या मृत्यु के प्रति लगाव रखने वाले ही सूंघ सकते थे। नेक्रोमेंसी, ये वह मनहूस क्षमता है, पैमोन अचानक बोली। उसकी आवाज़ ठंडी और भावहीन थी। नियो ने नेक्रोमेंसी के लिए उसकी अस्वीकृति को देखा। तुम परेशान क्यों हो? उसने फुसफुसाया। मैं परेशान नहीं हूँ। ये सिर्फ इतना है कि नेक्रोमेंसी मृत्यु तत्व की एक निषिद्ध शाखा है। ये घृणित है। वह उसकी बातें समझ नहीं पाया। दूसरों को खा जाना ठीक था, लेकिन नेक्रोमेंसी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम गलत हो। भक्षण मृत्यु का दूसरा रूप है। यह अंत है। नेक्रोमेंसी, हालांकि, मृत्यु के विरुद्ध एक कार्य है। यह मृतकों की स्वायत्ता छीन लेता है और उन्हें नेक्रोमेंसरों के लिए मात्र उपकरण बना देता है। वे घृणित जादूगर अपने निजी लाभ के लिए जीवन और मृत्यु दोनों को भ्रष्ट करते हैं। मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे घृणित कृत्यों से घृणा करने में गलत हूँ? हालांकि इस स्थिति में नेक्रोमेंसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैक बस भूतों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। नियो ने उसे शांति से उत्तर दिया। उसने अपनी आवाज़ धीमी रखने का ध्यान रखा ताकि जैक उसे सुन न ले। कुछ ही देर में नियो के होश उड़ गए। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह झुका और जैक की दिशा में लुढ़क गया। दीवार पर गहरे खरोंच के निशान दिखाई दिए जहां नियो कुछ क्षण पहले खड़ा था। उसने जैक को पकड़ लिया। उठो, भूत यहाँ है। जैक की आंखें एकाग्र नहीं थीं और वह मंत्र का जाप करता रहा। यह शापित आदमी, ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। कम से कम एक बचाव मंत्र तो लगाओ। अचानक नियो को मृत्यु की भारी उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने ओशन एम्ब्रेस का इस्तेमाल सिर्फ स्पेल के लिए किया ताकि कागज की तरह पतला बचाव हो सके। भाड़ में जाओ। नियो की पीठ पर लगे घावों से खून बह रहा था। उसने जैक की रक्षा की, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। यह शापित भूत ऑरा ऑफ डेथ का इस्तेमाल कर सकता है। ऑरा ऑफ डेथ ऐसे घाव दे सकता था जिन्हें ठीक करना मुश्किल था और एक हद तक प्रतिद्वंद्वी के बचाव को अनदेखा कर सकता था। ओशन एम्ब्रेस पर उसकी कम महारत के साथ यह नियो के लिए शायद मौजूद ही न हो। दुर्भाग्य से नियो को यह अभी अभी पता चला। उसने जैक को राजकुमारी की तरह पकड़कर पीछे हट गया जब अचानक उसकी इंद्रियों ने उसे पीछे से एक और हमले की चेतावनी दी। मैं एक को अपने सामने और दूसरे को अपने पीछे महसूस कर सकता हूँ। 2 भूत हैं। वह एक तरफ कूद गया। उसका चेहरा और भी खराब हो गया। कई भूत हो सकते हैं, सिर्फ 2 नहीं। वे वॉशरूम के स्टॉल में छिपे हो सकते हैं। मैं यहाँ जोखिम नहीं उठा सकता। एक बार हमला करने के बाद मैं खाली हो जाऊंगा। अगर वे चकमा दे गए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। नियो को अपना स्थान बदलना पड़ा। वह खिड़की की ओर भागा और बाहर कूद गया। जब वह हवा में था तो उसकी इंद्रियों ने उसे एक और हमले की चेतावनी दी। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसने हमले का सामना किया। उसके कंधे पर गहरे घाव दिखाई दिए। नियो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। जैसे ही वह उतरा, उसकी इंद्रियों ने उसे अपने चारों ओर 5 लोगों की मौजूदगी की चेतावनी दी। नियो ने खिड़की की ओर देखा। उसे वहां कोई और भूत नहीं दिखाई दिया। मेरे पीछे आने के लिए धन्यवाद।
उसने जैक को गिरा दिया और ओबिट्स को पकड़ लिया। तलवार के चारों ओर लाल बिजली और काली लपटें दिखाई दीं। भूतों के भागने या हमला करने से पहले उसने एक विस्तृत चाप में वार किया। क्षेत्र के अंत में पेड़ अचानक सूख गए और मर गए। भूतों की चीखें गूंजने लगीं। कुछ ही देर बाद उनकी मौजूदगी गायब हो गई। नियो की सांस फूलने लगी और वह जमीन पर बैठ गया। मेरी हालत पिछली बार की तुलना में बेहतर है जब मैंने ऑरा स्लैश का इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर कोई दूसरा भूत है तो मैं अभी भी परेशान हूँ। जबकि उसके अंग अब नहीं कांप रहे थे और उसे सिर्फ एक ऑरा स्लैश के बाद मरने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि उसकी दिव्य ऊर्जा का भंडार वापस अपने कुल भंडार का 1/10 रह गया था। नियो ने इंतजार किया। उसने दूसरे भूत का पता लगाने के लिए अपनी इंद्रियों को फैलाया। कुछ नहीं था। उसने एक आह भरी और अपनी रिकवरी को तेज करने के लिए एसेंस ब्रीथ स्पेल का इस्तेमाल किया। जैक कराहते हुए उठा। क्या हुआ नियो, क्या तुम ठीक हो? नियो की पीठ से लगातार खून बह रहा था और उसके कंधे पर एक भयानक चोट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कब्र के अंदर कदम रखा हो। मैंने इससे भी बेहतर दिन देखे हैं, नियो मुस्कुराया। वह मजाक नहीं कर रहा था। घावों के बारे में एकमात्र चिंताजनक तथ्य यह था कि वे डेथ ऑरा से बने थे। हमले वे तब तक ठीक नहीं होते जब तक कि उपचारक उस पर शुद्धिकरण का उपयोग न करें। हालांकि नियो एक डेथ वाइल्डर के रूप में अपनी चोटों पर बनी डेथ ऑरा को दबा सकता था और समय के साथ इसे हटा सकता था। जब तक वह डेथ ऑरा को हटाता तब तक उसकी सुपर हीलिंग काम करती। संक्षेप में वह बिल्कुल ठीक था। भूतों के बारे में क्या कोई बचा है? नियो ने पूछा। नहीं, मैं इसलिए जागा क्योंकि उनकी उपस्थिति गायब हो गई थी। अच्छा काम किया। चौकीदार के पास जाओ और मिशन पूरा होने की रिपोर्ट दो। मैं इस बीच ठीक होने की कोशिश करूंगा। जैक नियो को उसकी गंभीर चोटों के कारण अकेला छोड़ने के लिए उत्साहित नहीं था। हालांकि नियो की बेपरवाही ने उसे उसकी बातों पर अमल करने के लिए मजबूर कर दिया। जब नियो डेथ ऑरा को हटाने और अपनी दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो पैमोन ने अपना मुंह खोला। मुझे किसी चीज के बारे में जिज्ञासा थी। आपकी आत्मा एक से अधिक तत्वों का उपयोग कैसे कर सकती है? यह असंभव होना चाहिए। मैं खुद को नहीं जानता। नियो ने सांस लेने की तरह स्वाभाविक रूप से झूठ बोला। उसे चिंता थी कि अगर पैमोन को तलवार की उत्पत्ति का पता चल गया तो वह ओबिट्स को नष्ट कर देगी। पूर्व ग्रिम रीपर ने उसके झूठ को आसानी से पहचान लिया। चिंता मत करो, मैं सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करूंगा क्योंकि यह मुझे नापसंद है। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं तुम्हारे दोस्त और वहां मौजूद हर नेक्रोमेंसर को मार देता। नियो को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी बातों पर अमल करने की क्षमता रखती है। पैमोन मजबूत थी। वह दूसरों को मार सकती थी या उन्हें अपनी मर्जी से छोड़ सकती थी। यही कारण था कि नियो ताकतवर था। वह दूसरों को अपना भाग्य तय करने नहीं देना चाहता था। जैक वापस लौट आया। वह अपने साथ सादा चश्मा लाया था। वे मिशन के पुरस्कार पहनने वाले को पवन तत्व की दृष्टि प्रदान कर सकते थे। आप उन्हें ले सकते हैं। मैंने इस मिशन में मुश्किल से कुछ किया है। ठीक है। नियो मुफ्त उपहारों को मना करने वाला नहीं था। उसने बाद के लिए चश्मा जेब में रख लिया। दोनों ऑरलिया ब्लॉक से चले गए। वे कैफेटेरिया में घुस गए और खाना ऑर्डर किया। मॉरिगन एक बार फिर ढेर सारी ब्रेड खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। नियो उसे पुकारने ही वाला था कि तभी उसकी इंद्रियों ने उसे चेतावनी दे दी। वह नाराज थी और अगर वह उसे परेशान करता तो वह हमला कर देती। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यूस कबीले के सदस्यों ने उसका मजाक उड़ाया था। हाँ, ऐसा निश्चित रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि वह रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए नाराजगी रखती है। नियो ने समझदारी से दूसरी सीट पर बैठ गया। जैक ने राहत की सांस ली। उसे चिंता थी कि उन्हें मॉरिगन के साथ बैठना होगा। क्रिश्चियन का फोन आने में ज्यादा समय नहीं लगा। हमारा काम हो गया है। तुम दोनों कहाँ हो? कैफेटेरिया, सेराफिम हॉल के पास वाला। ठीक है, हमारा इंतजार करो। नियो ने शेफ से कहा कि उसका ऑर्डर 1 घंटे के लिए टाल दें। वह क्रिश्चियन और मार्स के आने का इंतजार कर रहा था ताकि उनके साथ खाना खा सके। मैं ये ज्यादा दोस्त बनाने या फेलिक्स को गलत साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। यह मेरा असली व्यक्तित्व है। मैं एक बहिर्मुखी व्यक्ति हूँ जो अब तक अंतर्मुखी होने का दिखावा कर रहा था। खुद को सही साबित करने के बाद उसने क्रिश्चियन और मार्स का इंतजार किया। वे लगभग 1 घंटे बाद पहुंचे। तुम दोनों बकवास लग रहे हो। मुझे इसके बारे में बताओ, क्रिश्चियन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। वह अपनी पीठ पर बेहोश मार्स को ढो रहा था। उनके कपड़े जले हुए, फटे हुए और कीचड़ से सने हुए थे। नियो ने उन्हें ऊर्जा पुनःपूर्ति अमृत दिया। क्रिश्चियन ने इसे पी लिया। उसका रंग थोड़ा बेहतर हो गया। उसने दूसरी बोतल इस्तेमाल की और मार्स को इसे पीने के लिए कहा। तुम्हारे मिशन पर क्या हुआ? जैक ने चिंता से पूछा। क्या हम पहले खा सकते हैं? मैं भूखा हूँ और हम गरीब हैं।
हमारे पास शानदार भोजन खरीदने के लिए क्रेडिट नहीं है, जैक ने कहा। समूह का मूड खराब होने से पहले नियो खड़ा हो गया। मुख्य रसोइया ओझा बागान मालिक का मित्र है। मैं देखूंगा कि क्या हम बागान मिशन से मिले अपने इनाम का इस्तेमाल उनसे करवा सकते हैं। अगर खाना पकाने की सामग्री 70% छूट पर हो तो कीमत कम होनी चाहिए। उनके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें थीं। उनके चेहरे से लग रहा था कि आपको यह विचार सोचने के लिए कितना गरीब होना चाहिए। नियो ने भौहें सिकोड़ीं। वह ये नहीं कह सकता था कि उसने ये हैक अपने पिछले जीवन से सीखा है। बेशक, जब उसने और उसके दोस्तों ने इस हैक का इस्तेमाल किया तो 90% रेस्टोरेंट वालों ने उसे और उसके दोस्तों को बाहर निकाल दिया। उसे उम्मीद थी कि यह कैफेटेरिया में काम करेगा। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को मामला समझाने के बाद नियो ये देखकर हैरान रह गया कि वे उसके अनुरोध पर तुरंत सहमत हो गए। अजीब, क्या यह इतना आसान है क्योंकि मैं शासक हूँ? या मिशन के इनाम का इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए था? नए छूट वाले दामों के बारे में सुनकर उन्होंने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। नियो ने देखा कि मॉरिगन उनकी टेबल पर लार टपकाती नज़र से देख रही थी। उसने वेट्रेस को बुलाया और फुसफुसाया, क्या मैं उसके लिए कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ? माफ़ी चाहता हूँ, सर, लेकिन सिर्फ आपकी टीम ही छूट का लाभ उठा सकती है। दूसरों को पूरी कीमत चुकानी होगी। नियो ने सिर हिलाया, ठीक है, बस उसे मेरे खाने का कुछ हिस्सा दे दो। या फिर यह भी असंभव है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वेट्रेस ने नियो और मॉरिगन के बीच बारी बारी से नज़रें घुमाईं। अगर यह सिर्फ इस बार हो तो हम इसकी अनुमति दे सकते हैं। धन्यवाद, और अगर वह मना करती है तो कृपया कहें कि यह कैफेटेरिया की ओर से उपहार है क्योंकि वह नियमित ग्राहक है। वेट्रेस ने सिर हिलाया। नियो आभारी था कि उसने चुपचाप उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। वह टेबल पर वापस आ गया। तुम वेट्रेस से किस बारे में बात कर रहे थे? जैक ने एक सांकेतिक मुस्कान के साथ कहा। कुछ नहीं। क्रिस्टियन ने जैक के शब्दों के पीछे अजीब उपद्रव को देखा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने खाना खाते हुए सवाल किया। मेरी बात सुनो। यह आदमी आधा दर्जन लोगों के सामने नंगा हो गया। बेशक, उनमें से ज्यादातर लड़कियां थीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्रिस्टियन ठिठक गया। सच में? उसने धीरे से पूछा, जैसे कि उसे जैक की बातों पर यकीन करने में परेशानी हो रही हो। नियो ने यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि जैक ने नियो के ऐसा करने का कारण क्यों छोड़ दिया। उसने खाने पर ध्यान केंद्रित किया। क्या वे घृणास्पद नहीं थे? बह, घृणास्पद क्या? जब उसके जैसे अमीर और सुंदर लड़के ऐसा करते हैं तो यह अलग बात है। तुम्हें लड़कियों की आंखों में भूख की झलक देखनी चाहिए थी। अमीर और सुंदर, ये शब्द कुछ ऐसे थे जिनसे नियो अपने पिछले जीवन में कभी जुड़ा नहीं होता। इस पुनर्जन्म ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। नियो मुस्कुराया। सबसे बढ़कर, वह खुश था। वह एक एक्स्ट्रा हो सकता था जो मूल उपन्यास की कहानी शुरू होने से पहले ही मर गया था। हालांकि वह अपनी किस्मत बदल सकता था, बशर्ते वह कड़ी मेहनत करे। जब वे बात कर रहे थे, वेट्रेस ने मॉरिगन को ऑर्डर दिया। उलझन में, मॉरिगन ने पूछा कि उसे वह चीज़ क्यों मिल रही है जो उसने कभी ऑर्डर ही नहीं की थी। वेट्रेस ने कारण बताया। मॉरिगन ने भौहें सिकोड़ीं। जब वह मना करने वाली थी तो वेट्रेस ने अपनी चिकनी चुपड़ी भाषा का इस्तेमाल करके उसे ऑर्डर स्वीकार करने के लिए कहा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि उसे पता है कि मैंने ही ऑर्डर दिया था। नियो ने चुपके से वेट्रेस को अंगूठा दिखाया और बदले में सिर हिलाया। वह मॉरिगन की मौजूदा स्थिति के लिए आंशिक रूप से, निश्चित रूप से पूरी तरह से नहीं जिम्मेदार था। फिर भी, ये वह कारण नहीं था जिसके लिए उसने उसकी मदद की। वह जानता था कि टूर्नामेंट के दौरान वह उसके साथ नरमी बरत रही थी और उसने उसे दूसरे भाग लेने वाले छात्रों द्वारा मारे जाने से बचाने की कोशिश की थी क्योंकि उसने पहला रैंक टोकन चुना था। नियो केवल उस एहसान को पूरा करने की कोशिश कर रहा था जो उसे करना था। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास क्रेडिट नहीं है। इससे हम बराबर हो जाएंगे। उसने अपनी टेबल पर ध्यान केंद्रित किया। आपके मिशन काफ़ी कठिन थे। मैं उनमें से 2 को आप पर थोपने के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्रिश्चियन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसने जैक से पूरी कहानी सुनी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा मामला इससे भी बुरा था, जैक ने कहा। मैं यह नहीं कहूँगा कि ऐसा है। हम बस बदकिस्मत थे कि रोलिंग बोल्डर हमारे मिलते ही विकसित हो गया। मैंने जांच की और पाया कि मिशन कुछ महीने पहले ही पोस्ट किया गया था। तब से किसी ने इसे नहीं लिया। विलंब ही कारण था कि रोलिंग बोल्डर मिशन विवरण में लिखे गए से अधिक मजबूत हो पाया। ये लापरवाही से पैदा हुई गलती थी। संक्षेप में, नियो की टीम बदकिस्मत थी। मैं मिशन विवरण और वास्तविक विवरण में असमानता की रिपोर्ट मिशन हॉल को दूंगा। हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। कोई भी अपनी गलती स्वीकार करना पसंद नहीं करता, नियो ने कहा। जब वे खा रहे थे तब मांस जाग गया। ऊर्जा पुनःपूर्ति अमृत के कारण उसे तरोताजा महसूस हुआ। मैं कहाँ हूँ? उसने अपनी भौहों को सहलाया। कैफेटेरिया।
चूंकि तुम अभी अभी जागे हो, थोड़ा पानी पियो और कुछ हल्का खाओ। जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा, तब तक ज्यादा मत खाओ, नियो बोला। धन्यवाद। मार्स बहुत थक गया था। उसका तत्व, अग्नि, पृथ्वी पर मौजूद रोलिंग बोल्डर राक्षस के सामने कमजोर था। ये और भी बुरा था क्योंकि क्रिश्चियन टैंक था और वह नुकसान पहुंचाने वाला था। राक्षस को जलाने के लिए मार्स को अपनी सीमा से ज्यादा थकना पड़ा। जब उन्होंने अपना पेट भर लिया तो नियो ने अपना मुंह खोला। जो भी थका हुआ है वह 2 घंटे की झपकी ले सकता है। मैं इस बीच हमारे मिशन पूरा होने के दस्तावेज जमा करूंगा और कल के लिए दूसरे मिशन प्राप्त करूंगा। हम ठीक हैं, चलो साथ चलते हैं। मार्स मुस्कुराया। नियो ने अपना सिर हिलाया। दिखावा करना बंद करो, हमारे अगले मिशन बी रैंक और ए रैंक हैं। अगर तुम कल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करोगे तो हमारी प्रगति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब जब तुम आराम कर सकते हो तो बेहतर है। आह, भगवान का शुक्र है। मैं सोना चाहता था। जैक कुर्सी पर बैठ गया। तुम मेरे साथ आ रहे हो? तुमने शायद ही कुछ किया हो। क्या? जैक का चेहरा तब तक उतरा जब तक नियो हंस नहीं पड़ा। मैं मजाक कर रहा हूँ। आराम करो, हमें कहाँ सोना चाहिए। अगर हम अपने छात्रावास में वापस चले गए तो हम सिर्फ इधर उधर जाने में आधा घंटा बर्बाद कर देंगे, क्रिश्चियन ने पूछा। यहाँ सो जाओ, नियो ने कहा। वे फिर से शिकायत कर पाते इससे पहले ही वह चला गया। मिशन हॉल में पहुंचने के बाद उसने दस्तावेज जमा किए। हमने मिशन पूरा होने की पुष्टि कर ली है। मिशन हॉल में मौजूद अटेंडेंट ने कहा, अब आपको और भी मिशन लेने की अनुमति है। नियो ने सिर हिलाया। उन्होंने अगले मिशन चुनने से पहले रोलिंग बोल्डर मॉन्स्टर मिशन में त्रुटि की रिपोर्ट की। उनका डिवाइस बज उठा। जोड़ 24 क्रेडिट, कुल क्रेडिट 24। नियो ने कैफेटेरिया में 0.3 क्रेडिट का भुगतान किया। इससे उसके पास 24 क्रेडिट रह गए। दूसरों को भी उनके क्रेडिट मिल जाने चाहिए थे। यह 1 सप्ताह से भी कम समय के लिए अच्छी राशि थी। अगर हम गति बनाए रख सकते हैं तो हमारे पास एस रैंक मिशन के लिए स्लॉट पर एक मौका है। अभी तक किसी ने भी मिशन की भागीदारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था। नियो को पता था कि उसकी परेशानियां अभी शुरू ही हुई हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि नियो की टीम ने 3 सी रैंक मिशन पूरे कर लिए हैं, ज़्यूस कबीले और अन्य लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। हमें जल्दी करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ना शुरू करना बेहतर होता। नियो जानता था कि मंगल पर आराम के बिना सब ठीक रहता। हालांकि क्रिश्चियन और जैक अपनी मौजूदा स्थिति में आगे नहीं बढ़ सकते थे। नियो अपनी टीम को एस रैंक मिशन के लिए बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। वह ये कर सकता था, हालांकि उसे लगा कि वह एक व्यक्ति के रूप में हार जाएगा। यह नियो का लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य एक संपूर्ण प्राणी बनना था। अगर उसे खुद को मजबूत बनाने के लिए अपनी नैतिकता का त्याग करना पड़े तो वह संपूर्ण होने का दावा कैसे कर सकता है। ये वही है जो कमज़ोर लोग करते हैं, और नियो सबसे मजबूत बनना चाहता था। चलो देखते हैं, मुझे कौन से मिशन चुनने चाहिए। नियो ने बी रैंक मिशन सूची को देखा। वह उनमें से 2 को एक साथ चुन सकता था। ये दोनों अच्छे लगते हैं। उसने उनके विवरण पढ़े। बी रैंक मिशन लेस दैन। विवरण: क्रैकन का शिकार करें जो सिस्को नदी से मछलियां खा रहा था और मछुआरों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। असाइनर: फिशरमैन ईस्ट डिपार्टमेंट। इनाम: 5 क्रेडिट, ज़ेंटिया रिजॉर्ट में 3 दिन और 4 रातों की मुफ्त यात्रा। ग्रेटर दैन बी रैंक मिशन लेस दैन। विवरण: 1 मिनट और पेरिस डेयरी से भाग गया है। उसे गंभीर रूप से घायल किए बिना वापस ले आओ। जन्नांगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए अन्यथा मिशन रद्द हो जाएगा। असाइनर: पेरिस डेयरी। इनाम: 5 क्रेडिट, शारीरिक सुदृढ़ीकरण मंत्र इको रैंक। ग्रेटर दैन बी रैंक मिशन लेस दैन। नियो ने मिशन लिया और कैफेटेरिया में लौट आया। मार्स, क्रिश्चियन और जैक सो रहे थे। वह एक खाली जगह पर बैठ गया और अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। सौभाग्य से भूतों की मृत्यु पर महारत बहुत अधिक नहीं थी। उनके हमलों से सुस्त आभा को हटाना बहुत मुश्किल नहीं था। उसने 2 घंटे बाद दूसरों को जगाया। जिम हाय, क्या समय हो गया है? जैक ने पूछा। हाँ, नियो ने उन्हें मिशन दिखाए। मैं क्रैकन वाला चुनूंगा। मैं अपने वंश की बदौलत पानी के नीचे लड़ सकता हूँ, क्रिश्चियन ने जवाब दिया। उसने अपनी आंखों को रगड़कर तंद्रा दूर की। यह अच्छा लगता है। पानी के नीचे अग्नि तत्व से लड़ना एक अच्छी चुनौती होगी। मार्स मुस्कुराया। नियो ने अपना सिर हिलाया। मार्स, तुम जैक के साथ मिलकर बी रैंक मिशन के लिए टीम बनाओगे। अगर तुम क्रैकन से लड़ने जाओगे तो तुम्हारा एलिमेंटल लगाव तुम्हें नुकसान में डाल देगा। लेकिन मार्स, तुम्हारे पास मजबूत विरोधियों से लड़ने के बहुत सारे अवसर होंगे। हमारे पास अभी भी ए रैंक मिशन बचा है और यह मत भूलो कि हमारा मुख्य लक्ष्य एस रैंक मिशन है। हमें इसके लिए अपनी ताकत बचाकर रखनी होगी। मार्स ने इस बात पर यकीन नहीं किया। मिनोटॉर मिशन ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें इसे नुकसान पहुंचाए बिना इसे वश में करना होगा।
नियो ने सीधे चेहरे से झूठ बोला। उसके स्पष्टीकरण से माज ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहते हो, नियो? पानी के अंदर लड़ना जमीन पर लड़ने से बिल्कुल अलग है। इसकी चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक मंत्र है। क्रिश्चियन ने नियो के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को देखा। अगर ये तुम्हें पानी के अंदर लड़ने में मदद करता है तो यह एक जल मंत्र होना चाहिए। क्या आपको पानी से लगाव है? हाँ। आपकी कितनी आत्मीयताएं हैं? काफ़ी हैं। उसके अस्पष्ट उत्तर ने उनकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। वे सच जानना चाहते थे। दुर्भाग्य से नियो ने कभी उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने की योजना नहीं बनाई। समूह अलग हो गया। नियो और क्रिश्चियन ने ओझा फार्म को पार किया। वे सिस्को नदी तक पहुंचने से पहले कुछ घंटों तक यात्रा करते रहे। ये झील कहलाने लायक बड़ी और गहरी थी। नियो चुपचाप अपनी आंखों के सामने परिदृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तुम दोनों युवा, नदी से दूर चले जाओ। क्रैकन अभी भी वहां है। एक मछुआरा हाथ में चप्पल लेकर उनके पास आया। अल्पविराम, लुकास का कमरा, सेराफिम हॉल। सी रैंक मिशन पहले ही क्यों क्लियर कर लिए हैं? लुकास ने पूछा। टी डैड, जो हकलाते हुए बोली, मैंने तुम्हें एक टीम दी और तुम्हें टीम लीडर बनाया क्योंकि तुम खुद को साबित करना चाहती थी। मैंने तुमसे सिर्फ यही मांगा था कि तुम ये सुनिश्चित करो कि वे मर्डब्लड एस रैंक मिशन स्लॉट के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा न कर सकें। फिर उन्होंने 3C रैंक मिशन कैसे पूरे किए? लुकास ने मुस्कुराते हुए पूछा। हैरिस और जियूस कबीले के दूसरे सदस्य कमरे में मौजूद थे। कई लोगों, खास तौर पर लुकास की निगाहों ने जो को कांपने पर मजबूर कर दिया। डरो मत जो, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। उसने सांस रोक ली। हमने सुनिश्चित किया कि केवल सबसे कठिन मिशन ही बचे रहें, लेकिन किसी तरह उन्होंने सभी को पार कर लिया। जो ने सावधानीपूर्वक तैयारी की। घोंसले में सैलामेंडर क्वीन बी की मौजूदगी सुनिश्चित करने से लेकर कई भूतों की मौजूदगी सुनिश्चित करने तक, रोलिंग बोल्डर मॉन्स्टर के विकसित होने की पुष्टि करने तक। उसने जांच की कि अन्य बचे हुए मिशन भी उतने ही कठिन थे या उससे भी ज्यादा। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे नियो को अपने साथियों की खासियतें पता थीं। उसने उनके लिए सबसे उपयुक्त मिशन चुने। आप कह रहे हैं कि धोखेबाज रूलर ने एक दिन के भीतर अपने साथियों का विस्तार से अध्ययन किया और उनके अनुसार मिशन चुने? हाँ। हैरिस के उपहास करने पर उसके शब्द बीच में ही रुक गए। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक दिन पहले बनी टीम में एक साथ कई मिशन पूरे करने के लिए उचित समन्वय हो। ये स्पष्ट है कि आसान मिशनों को पीछे छोड़ने के लिए आप दोषी थे, हैरिस ने गुस्से में कहा। जो डर गई। मामला बढ़ने से पहले लुकास ने हस्तक्षेप किया। कोई बात नहीं जो, हर कोई गलतियां करता है। बस सुनिश्चित करें कि वे दोहराई न जाएं। तुम्हारा मतलब है उन मर्डब्लड्स ने 2B रैंक मिशन चुने? ये 2 हैं। लुकास ने उसे नियो के टीम मिशनों का विवरण दिखाया। मैं चाहता हूं कि तुम सुनिश्चित करो कि इस बार वे असफल हों। हाँ, सुनिश्चित करें कि आप स्वयं कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि करें। हम एक और विफलता नहीं पा सकते, है न? लुकास की मुस्कान ने जो को सिहरन पैदा कर दी। उसने सिर हिलाया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अल्पविराम, सिस्को नदी। मछुआरे ने नियो और क्रिश्चियन को घूर कर देखा। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? जाओ, अपनी कक्षाओं में जाओ। क्रिश्चियन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ नियो की ओर रुख किया। ऐसा लग रहा था कि मछुआरे ने नियो के कपड़ों को नहीं पहचाना। हम यहाँ क्रैकन को वश में करने के मिशन के लिए आए हैं। नियो आगे बढ़ा। उसने मिशन का दस्तावेज दिखाया। मछुआरे ने उन्हें संदेह से देखा। तुम दोनों मूंगफली समुद्र देवता को हरा दोगे? सर, क्रैकन समुद्र देवता नहीं है। कृपया इस तरह बिना सोचे समझे बोलने से बचें। ठीक है। क्रिश्चियन के अचानक सख्त लहजे ने मछुआरे को चौंका दिया। उसने नियो की तरफ देखा। हमें मिशन शुरू करना चाहिए। मुझे संदेह है कि ये लोग हमें कोई मूल्यवान सहायता या जानकारी दे सकते हैं। नियो ने सिर हिलाया। ये पहली बार था जब उसने क्रिश्चियन को गुस्से में देखा। क्रिश्चियन और नियो नदी में उतरे। जब नियो ने ओशन एम्ब्रेस का इस्तेमाल किया तो एक नीली आभा ने उसे ढक लिया। वे पानी के नीचे गोता लगाने लगे। नदी का बहाव तेज था। यह एक पेड़ को उखाड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। नियो को खुद को समायोजित करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े। वह मछली की तरह फुर्ती से तैरने लगा। पानी के नीचे ओशन एम्ब्रेस ने उसे सांस लेने की अनुमति दी और इसने उसकी गति को बढ़ा दिया। उसे जमीन पर खड़े होने से कोई फर्क नहीं लगा। केवल अंतर यह था कि वह ऊपर और नीचे सहित किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकता था। उसकी सहज हरकतों ने क्रिश्चियन को आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे पीछे आओ, क्रिश्चियन ने नियो को संकेत दिया। मैं उस दिशा में क्रैकन को महसूस कर सकता हूँ। दोनों नदी के बीच की ओर तैरे। फिर से नदी की चौड़ाई और गहराई ने नियो को आश्चर्यचकित कर दिया। जब वे स्थान पर पहुंचे तो क्रिश्चियन रुक गए। ये वहां नीचे है। क्रिश्चियन ने नदी के तल पर प्राकृतिक खाई की ओर इशारा किया। इसकी गहराई से कोई प्रकाश वापस नहीं आया, जिससे यह अंधेरे में डूबा हुआ था।
क्रिश्चियन ने एक और जादू का इस्तेमाल किया और उनके चारों ओर एक हवा का बुलबुला बनाया। वे आखिरकार बात कर सकते थे। हमें अपनी भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए। मैं एक टैंक हूँ, लेकिन सख्ती से कहूँ तो मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और जब तुम एक डैमेज डीलर हो तो तुम्हारे पास मुझसे बेहतर बचाव है। मुझे लगता है कि इस लड़ाई के लिए तुम्हें टैंक होना चाहिए और मैं डैमेज डीलर बनूंगा, क्रिश्चियन ने कहा। नियो ने अपना सिर हिलाया। मैं एक बार में लड़ाई खत्म करने के लिए ऑरा स्निप और ऑरा स्लैश का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अपने जादू से सिर्फ खुद को बचा सकता हूँ, तुम्हें नहीं। मैं टैंक नहीं बन सकता। उसने ओबिट्स के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। क्रिश्चियन ने नियो के शब्दों पर विचार किया। मुझे संदेह है कि आपकी महारत एक ही हमले में क्रैकन को नीचे गिराने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आप वास्तव में सही हैं। आपके पास मुझसे ज़्यादा घातक हमले हैं। जब वे योजना पर चर्चा कर रहे थे, नियो ने खाई के अंदर सो रहे क्रैकन पर ध्यान केंद्रित किया। अंधेरा नियो के लिए कोई समस्या नहीं थी। वह क्रैकन के विशाल शरीर और उसके 8 अंगों को चट्टानों के चारों ओर कुंडली मारते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक विशाल स्क्विड जैसा दिखता है। यही नियो का पहला विचार था। शायद क्रिश्चियन जानता था कि नियो क्या सोच रहा था, क्योंकि उसने कहा, एक खतरनाक रूप से शक्तिशाली विशाल स्क्विड। वैसे भी तुम अंधेरे में देख सकते हो। मुझे इसकी उम्मीद थी क्योंकि तुम्हारे पास अंधकार तत्व है, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? तुम भूतों को मार सकते हो, अंधकार को नियंत्रित कर सकते हो, पानी के नीचे सांस ले सकते हो और बिना रुके 500 मीटर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकते हो। क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता। हालांकि मैं उन सभी को सीखने की योजना बना रहा हूँ। नियो के उत्तर ने क्रिश्चियन को झकझोर दिया। उसी क्षण नियो ने क्रैकन को हिलते हुए देखा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी निगाहों से मिला। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह, चकमा। नियो ने क्रिश्चियन को हवा के बुलबुले से बाहर धकेल दिया और जितनी जल्दी हो सके पीछे की ओर चकमा दिया। अचानक टेंटिकल्स खाई से बाहर निकल आए। वे गोलियों की तरह तेजी से आगे बढ़े और हवा के बुलबुले को भेद दिया जहां क्रिश्चियन और नियो कुछ क्षण पहले थे। अगर नियो प्रतिक्रिया करने में देर करता तो वे वहीं मर जाते। क्रिश्चियन ने मंत्र पढ़े। नियो के चारों ओर एक पारदर्शी नीला कवच बन गया। उसी समय क्रिश्चियन के हाथों में पानी की एक ढाल और भाला प्रकट हुआ। हथियार बर्फ में बदल गए। क्रिश्चियन ने ढाल के खिलाफ अपना भाला चिपका दिया। एक शक्तिशाली लहर फैल गई। जब क्रैकन ने शोर सुना तो उसने एक उन्मत्त चीख निकाली और हमला किया। क्रिश्चियन वह उसके हमले के बीच तैर गया और हमलों को रोकने के लिए बर्फ की ढालों का निर्माण किया जिन्हें वह चकमा नहीं दे सकता था। जब क्रैकन विचलित था, नियो पूरी गति से नीचे की ओर गोता लगा रहा था। उसने अपने ब्लेड को मौत और अंधेरे की आभा में लपेट लिया। जैसे ही नियो वार करने वाला था, क्रिश्चियन पर हमला करने वाले टेंटेकल्स अलग हो गए। उनमें से आधे नियो की ओर भागे, जबकि दूसरे आधे ने क्रिश्चियन को व्यस्त रखा। भाड़ में जाओ। हम अलग हो गए क्योंकि उस पर हमला करना आसान होता, लेकिन इसने हमारी योजना का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। नियो अपनी स्थिति पर घूम गया और एक कमजोर आभा स्लैश का उपयोग करते हुए अपने ब्लेड को घुमाया। टेंटिकल्स अचानक धीमे हो गए। वे जीवित और सक्रिय थे। नियो ने क्रिश्चियन की सीमा में प्रवेश करने के अवसर का उपयोग किया। कई टेंटिकल्स ने उस पर कई कोनों से हमला किया। अगर क्रिश्चियन की बर्फ की ढाल सही समय पर उसके चारों ओर प्रकट नहीं होती तो वह जिंदा ही कुचल दिया जाता। बर्फ की ढालों ने टेंटिकल्स को जमा दिया। नियो ने जमे हुए टेंटिकल्स पर प्रहार किया और वे टूट गए, लेकिन क्रैकन ने एक सेकंड बाद उन्हें फिर से बना लिया। क्रिश्चियन ने अपनी ढाल पर फिर से प्रहार किया और एक और ताना मारा। इस बार क्रैकन मूर्ख नहीं बना। हम इसके मुख्य शरीर पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत दूर है। ये टेंटिकल्स हमें दूरी कम नहीं करने दे रहे हैं। नियो को जल्दी से एक योजना बनानी पड़ी। सिस्को नदी तट जो नदी के किनारे खड़ी थी। पानी की सतह लगातार हिल रही थी और शक्तिशाली शॉकवेव नदी के किनारे से टकरा रही थी। वे लड़ने लगे। वह छिपी हुई थी, लेकिन नदी के आसपास दर्जनों मछुआरों को देख सकती थी। वे सभी लड़ाई के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बता रही हूं कि वे मर जाएंगे। हमें समुद्र देवता के क्रोध को स्वीकार कर लेना चाहिए था और उन्हें खुश करने के लिए और अधिक बलिदान देना चाहिए था। हम बर्बाद हो गए। उन बच्चों ने समुद्र देवता को नाराज कर दिया। मछुआरे चिल्लाने लगे। उन्हें सुनकर जो बीमार हो गई। मुझे यकीन नहीं होता कि वे इतने मूर्ख हैं। अपने विचारों के बावजूद उसने मुस्कुराहट बिखेरी। फिर भी ये सच है कि पागल और उसकी टीम विफल हो जाएगी। उसने बोतल से एक लाल गोली निकाली और उसे नदी के बीच में फेंक दिया। गोली जल्दी ही घुल गई। इसके साथ वे अपने मिशन को विफल कर देंगे, भले ही वे जीवित रहने में कामयाब हो जाएं। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य लोगों ने मंगल और उसके अनुचर से निपटा। वह नदी से दूर चली गई और अपने बेस पर लौट आए। अल्पविराम। सिस्को नदी के नीचे। क्रिश्चियन और नियो क्रैकन के करीब जाने की कोशिश करते हुए हमले को चकमा देते रहे।
अचानक दोनों ने पानी में बदलाव महसूस किया। यह एक छोटा सा बदलाव था और कुछ भयानक। क्रैकन की आंखें लाल हो गईं। उसने दहाड़ लगाए। क्रिश्चियन और नियो सख्त हो गए। वे हिलने में असमर्थ थे। दहाड़ ने उन्हें स्थिर कर दिया। नियो ने खाई से बाहर आते हुए पागल क्रैकन को देखा। राक्षस ने पानी को काली स्याही से भर दिया। जबकि उनकी दृश्यता शून्य हो गई थी, एक विशाल टेंटेकल ने क्रिश्चियन को जकड़ लिया। वह बेसबॉल के बल्ले से मारे गए बल्ले की तरह पीछे की ओर फेंका गया। नियो के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था खुद को। उसने प्रभाव को कम करने के लिए अंधेरे की आभा का इस्तेमाल किया। टेंटेकल ने उसे मारा। बर्फ की ढाल कागज की तरह फट गई। अंधेरे की लपटों ने हमले के बल को थोड़ा कम कर दिया और महासागर के आलिंगन ने नियो को पैनकेक की तरह चपटा होने से बचा लिया। फिर भी उसे बहुत तेज गति से नदी के तल में फेंक दिया गया। लानत है। नियो का शरीर चीख उठा जब उसने हिलने की कोशिश की। उसने ऊपर देखा। नदी स्याही से भरी हुई थी और दृश्यता शून्य थी। लेकिन नियो बता सकता था, वह कमीना पानी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन क्रैकन स्पष्ट रूप से पागल हो गया था। ये बुरा है। अगर क्रैकन पानी से बाहर निकल गया और एक बस्ती को नष्ट कर दिया, तो नियो की टीम न केवल मिशन हार जाएगी, बल्कि उन्हें जुर्माना भी देना होगा। नियो एक गोली की तरह ऊपर की ओर तैर गया। एक और टेंटेकल स्याही भरे पानी से बाहर आया और उसकी ओर उड़ गया। उसने ओशन एम्ब्रेस को रद्द कर दिया और केवल ऑरा ऑफ डार्कनेस पर ध्यान केंद्रित किया। काली लपटों ने नियो के टेंटेकल को पकड़ने के लिए प्रभाव को काफी कम कर दिया। उसने टेंटेकल की गति का उपयोग नदी के तल तक पहुंचने के लिए किया और उसने अपने पैरों को फर्श में दबा दिया। नियो ने अपनी मांसपेशियों को कस लिया और टेंटेकल को खींच लिया। नीचे आओ। उसके अंगों की नसें फट गईं। उसने पानी के अंदर विशालकाय क्रैकन से कुश्ती करने की कोशिश की। जब दूसरा टेंटेकल उसे मारने वाला था, तभी क्रिश्चियन वापस लौटा। वह क्रैकन से टकरा गया। राक्षस ने अपना संतुलन खो दिया। ये सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन ये काफी था। नियो ने पलटकर क्रैकन को अपने सिर के ऊपर खींचा और उसे नदी के तल में पटक दिया। शॉकवेव लगातार लहरा रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। नियो ने अपने दांत भींचे और क्रैकन की ओर तैरा। राक्षस जमीन पर गिर गया। उसका मुंह, जो आमतौर पर उसके शरीर के नीचे छिपा रहता था, अब खुला था। नियो अंदर कूद गया। जब वह क्रैकन के मुंह में गया तो सैकड़ों दांतों ने उसका स्वागत किया। वे उस पर ग्राइंडर की तरह टूट पड़े। नियो ने अपने ऑरा ऑफ डार्कनेस को बाहर निकाला और ओशन एम्ब्रेस का इस्तेमाल किया। उसने अंदर से तबाही मचाने के लिए नेक्रोटिक टच को सक्रिय कर दिया। बाहर मौजूद क्रिश्चियन ने अपने हथियारों का इस्तेमाल करके राम के हमले और लांस थरस्ट का इस्तेमाल किया। क्रैकन को 1 इंच भी मौका दिए बिना दोनों ने अपना हमला जारी रखा। राक्षस ने हिलना बंद कर दिया। क्रिश्चियन ने नियो के बाहर आने का इंतजार किया। मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ। जब क्रिश्चियन ने सबसे बुरा सोचा, तो नियो ने क्रैकन का पेट फाड़ दिया और बाहर निकल गया। वह हरे खून से लथपथ था। इसमें बदबू आ रही है, नियो ने नाराजगी भरे भाव से कहा। क्रिश्चियन के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह नियो के पास आया और बात करने के लिए हवा का बुलबुला बनाया। हम आपकी बदौलत जीते हैं। मैंने यह अकेले नहीं किया। फिर भी जब हमने मिशन शुरू किया तो मैं आपको नीची नज़र से देखने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप मेरी मदद करने के लिए वहाँ नहीं होते तो मैं असफल हो जाता। इसलिए हम एक टीम हैं। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नियो ने क्रिश्चियन की छाती पर हल्के से मारा और मुस्कुराया। वापस लौटने से पहले मुझे राक्षस को खा लेने दो। ठीक है। जैक ने क्रिश्चियन को नियो की राक्षसों को अवशोषित करने के लिए अंधेरे का उपयोग करने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। नियो हाथ के संकेतों का उपयोग करने ही वाला था कि उसके सिर के अंदर एक आवाज़ आई। मुझे इसे खाने दो, मुझे भूख लगी है। उसने सिर हिलाया। मुझे ये कैसे करना चाहिए? ओबिट्स की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। नियो ने अपनी वृत्ति का अनुसरण किया। उसने दोनों हाथों से मूठ को उल्टा करके पकड़ लिया और म्यान की नोक को जमीन पर थपथपाया। खाओ। ओबिट्स की परछाइयाँ अचानक बढ़ गईं। वे दूर दूर तक फैल गईं और नदी के तल को ढक लिया। जब लाश अंधेरे में डूबने लगी तो आवाज़ें वापस आ गईं। वे सहनीय थीं। मांसपेशियों का लचीलापन जोड़ एक। नियो को आश्चर्य हुआ कि उसके आंकड़े बढ़ गए, भले ही ओबिट्स ने लाश को खा लिया हो। उसे हेनरी के शब्द याद आ गए। ओबिट्स मुझसे जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा, ये भी बढ़ता जाएगा। लगता है कि इसका उल्टा भी सच है। ओबिट्स ने संतुष्ट होकर गुनगुनाया और वापस सो गया। म्यान थोड़ा ढीला हो गया। ये पूरा होने वाला है। नियो ने क्रिश्चियन की ओर रुख किया। चलो वापस लौटते हैं। वे वापस नदी के किनारे तैर कर आए। नियो पानी से भीगा हुआ था, जबकि क्रिश्चियन जमीन पर कदम रखते ही सूख गया था। क्रिश्चियन ने नियो के नाखुश भाव को देखा। कृपया अब नग्न मत होइए। मैं दिखावा करने वाला नहीं हूँ। नियो हताश हो गया।
शायद उसे जैक को कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताने से रोकना चाहिए था। नदी से निकलने के बाद वे मछुआरों से मिले। कृपया मिशन पूरा होने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और उन्हें हमें भेजें। हम करेंगे, हम करेंगे, बूढ़े मछुआरे ने सिर हिलाया। उसने नियो को ज़ेंटिया रिजॉर्ट का टिकट दिया। प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद नियो और क्रिश्चियन चले गए। तुम थके हुए लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, क्रिश्चियन ने अपना सिर हिलाया। उसका पीला रंग दिव्य ऊर्जा की कमी के कारण था। हर किसी के पास अपनी दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आतंक रैंक वाला श्वास मंत्र नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि क्रिश्चियन, जैक और माज अब लड़ सकते हैं। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि हम जो अगला मिशन चुनेंगे वह युद्ध मिशन न हो। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बस थोड़ा और रुकें। हम आखिरी ए रैंक मिशन पूरा करने के बाद आराम कर सकते हैं, नियो ने कहा। उसके शब्दों ने क्रिश्चियन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। हाँ, मैं रिजॉर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। वे मिशन हॉल की ओर जा रहे थे जब जैक का संदेश आया। नियो ने इसे जोर से पढ़ा। माज और मैंने मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन एक समस्या है। हमारे छात्रावास के पास हमसे मिलो। उसने क्रिश्चियन की ओर देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। हमें जल्दी करनी चाहिए। वास्तव में, वे निर्दिष्ट स्थान पर माज और जैक से मिले। माज के चेहरे पर मुस्कान थी और उसके कपड़े खराब थे। दूसरी ओर, जैक ने अपने नाखून काटे और इधर उधर चहलकदमी की। उसने क्रिश्चियन और नियो को देखा। अरे, तुम वापस आ गए। हाँ, हमने अभी अभी अपना मिशन पूरा किया है। बधाई हो, हमारा भी मिशन सफल रहा। अच्छा काम किया। वे पास की बेंच पर बैठ गए। तुमने हमें क्यों बुलाया? तुम्हारे मिशन में क्या हुआ? वह, जैक ने मंगल की ओर मुड़कर उसे बोलने का इशारा किया। मिशन काफी सरल था। एकमात्र बाधा ये थी कि कैसे मिनोटॉर अचानक पागल हो गया और हम पर हमला कर दिया। हम इसे मारने के लिए लगभग मजबूर थे, माज ने मुस्कुराते हुए कहा। नियो ने भौहें सिकोड़ी। उनके मिशन पर क्रैकन के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह अचानक पागल हो गया। अगर आप लगभग असफल हो गए थे तो आप खुश क्यों दिख रहे हैं? नियो ने सवाल किया। क्योंकि मिनोटॉर के पागल होने के लिए कोई जिम्मेदार था। उन्होंने जानबूझकर हमें मिशन में विफल करने की कोशिश की। बेशक, मैंने मिशन पूरा किया और उन खास लोगों से निपटा। माज ने अपनी गर्दन तोड़ दी। वह तरोताजा लग रहा था। यह एक अच्छा वर्कआउट था। पागल कमीना, वह खुश है कि उसे दूसरों से लड़ने का मौका मिला, नियो ने सोचा। जैक बोला, यही समस्या है। उन लोगों ने अपने चेहरे छिपा रखे थे। हम उनकी पहचान की पुष्टि कर पाते उससे पहले ही कोई आया और उन्हें बचा लिया। नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। माज द्वारा उन्हें रोकने से पहले अपराधियों को बचाने के लिए उन्हें मजबूत होना पड़ा। ये शीर्ष 10 या महान देव कबीले से कोई है, नियो ने कहा। हाँ, हम भी यही सोचते हैं। उन्होंने आखिरकार खुलेआम हमें रोकना शुरू कर दिया। नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। अभी उन्हें अनदेखा करना बेहतर है। हम लगभग फिनिश लाइन पर हैं। चलो ए रैंक मिशन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य तीन ने सिर हिलाया। वे मिशन हॉल की ओर बढ़ने ही वाले थे कि माज ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। उसने इसे नियो को दे दिया। मिशन के इनाम के रूप में हमें जो फिजिकल रीइंफोर्समेंट स्पेल मिला था वह इसमें है। मैंने जैक को एक कॉपी दी। तुम दूसरा ले सकते हो। तुम्हारा और क्रिश्चियन का क्या? उत्तर जानने के बावजूद नियो ने पूछा। मैं स्पेल का उपयोग नहीं कर सकता और मुझे यकीन है कि क्रिश्चियन के पास कुछ बेहतर है। वास्तव में, क्रिश्चियन ने सिर हिलाया। समझ गया। नियो ने पेन ड्राइव जेब में रख ली। वह बाद में स्पेल सीखेगा। अल्पविराम, लुकास का कमरा, सेराफिम हॉल। हैरिस ने जो की गर्दन पकड़ी और उसे दीवार में पटक दिया। तुम फिर से कैसे विफल हो गए? बिजली की घनी आभा उसकी बांह के चारों ओर चमक उठी। इसने जो की गर्दन को जला दिया। वह दर्द के कारण चिल्लाए। मुझे जवाब दो। हैरिस ने अपनी पकड़ के पीछे की ताकत बढ़ा दी। एम्मास बहुत मजबूत था। मैं अपने साथियों को मुश्किल से बचा पाया, इससे पहले कि वह उनके चेहरे देख पाता। तो उस मर्डरब्लड के बारे में क्या? जब तुम वहां थे तो उसने क्रैकन को कैसे हराया? उसने उसे कमरे में फेंक दिया। अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह उसे फिर से लात मारने वाला था जब लुकास ने उसे रोक दिया। हमारे पास समय नहीं है। वे जल्द ही ए रैंक मिशन प्राप्त करने के लिए जाएंगे। चलो मिशन हॉल में चलते हैं। लुकास ने बाहर निकलने से पहले खून बह रही जो को एक नज़र देखा। हैरिस ने अपनी जीभ चटकाई और उसके पीछे चला गया। मिशन हॉल। नियो ने सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली। जोड़ 10 क्रेडिट। कुल क्रेडिट 34 क्रेडिट। उसे सूचना मिल गई। पुरस्कारों की पुष्टि करने के बाद वह रैंक मिशन सूची की ओर बढ़ने ही वाला था कि उसने कुछ देखा। ग्रेटर दैन एस रैंक मिशन लेस दैन। विवरण संपादित। असाइन स्फिंक्स। पुरस्कार संपादित। स्लॉट 2/3। ग्रेटर दैन एस रैंक मिशन लेस दैन। 2 टीमों ने भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा किया। केवल एक स्थान बचा था। ये बुरा है, क्रिश्चियन ने बड़बड़ाया।
हम समय पर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या किसी को पता है कि कौन सी टीमों ने भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा किया है? जैक ने पूछा। मुझे लगता है कि यह ज़्यूस कबीले की टीमें हैं। मुझे पता होता अगर यह पोसेडॉन कबीले से कोई होता। लेकिन क्या तुम्हें बहिष्कृत नहीं किया जा रहा है? क्या वे तुमसे खबर नहीं छिपाएंगे? इस तरह की जानकारी छिपाने लायक नहीं है। जब वे बातचीत कर रहे थे, नियो ने अपना डिवाइस निकाला और फेलिक्स से संपर्क किया। वह जानना चाहता था कि क्या आतंक की टीम उन दो टीमों में से एक थी जिन्होंने मिशन की आवश्यकताओं को पूरा किया था। ग्रेटर दैन फेलिक्स लेस दैन मैं। तुमने कितने मिशन पूरे किए हैं? फेलिक्स, हम ए रैंक मिशन पर जाने से पहले अपना आखिरी बी रैंक मिशन कर रहे हैं। फेलिक्स, क्यों? मैं, 2/3 स्लॉट भरे हुए हैं। ग्रेटर दैन फेलिक्स लेस दैन। नियो ने चैट बंद कर दी। यह आतंक की टीम नहीं है। चलो बस मिशन चुनते हैं। ज़्यूस कबीले की टीमों ने पहले ही 2 स्लॉट हासिल कर लिए हैं। पोसेडॉन कबीले की टीमें उनसे बहुत पीछे नहीं होंगी। वे कभी भी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। जैक चिल्लाया। उसकी दृढ़ आवाज़ सुनकर बाकी लोग व्यंगपूर्वक मुस्कुराए। ये सही है, हमें अपने मिशन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नियो ए रैंक मिशन चुनने वाला था, तभी अचानक एक बड़े कद के लड़के ने उसका रास्ता रोक दिया। हे, यह क्या है? हमारा नकली शासक ए रैंक मिशन चुन रहा है। हैरिस ने नियो को नीचा देखा। ए रैंक मिशन तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है, धोखेबाज शासक। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह मुस्कुराया। जब नियो ने उसके चारों ओर घूमने की कोशिश की तो उसने नियो की कलाई पकड़ ली। जल्दी क्या है? मेरा सामना करने से डर रहे हो? हमें एक मिशन पूरा करना है। हैरिस ने अपनी पकड़ में ताकत लगाई। नियो की कलाई के टूटने की हल्की आवाज़ गूंजी। माज, क्रिश्चियन और जैक ने लगभग हैरिस पर हमला कर दिया। नियो को उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाना पड़ा। हा, इस कमीने को देखो। वह जवाबी हमला करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। लगता है तुम्हें अपनी जगह पता है। हैरिस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगर हम मिशन हॉल के अंदर लड़ेंगे तो हमें सजा मिलेगी। तुम्हें रुक जाना चाहिए, नियो ने शांति से कहा। उसकी कलाई पर लगी चोट बमुश्किल ही बताने लायक थी। अंडरवर्ल्ड में उसकी लड़ाइयों ने उसे गंभीर घावों के बारे में गलत धारणा दी। यही कारण था कि उसने हैरिस के ताने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसके लिए ये कंधे पर चोट से ज्यादा कुछ नहीं था। जब उसका समय सीमित था तो नियो इतनी छोटी सी बात पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता था। लड़ो, तुम मुझसे लड़ोगे? बकवास। क्या ये बेवकूफ़ सोचता है कि वह हमारे बराबर है क्योंकि वह प्रथम रैंक पाने में कामयाब रहा? हैरिस का चेहरा सिकुड़ गया। कमीने, तुम्हारे आंकड़े शीर्ष 50 छात्रों के बराबर भी नहीं हैं। मेरी तो बात ही छोड़ो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अगर हम लड़ें तो ये लड़ाई नहीं होगी, बस एक तरफा लड़ाई होगी। नियो के होठों से एक आह निकली। उसने अपनी आभा छोड़ी। मैंने तुमसे कहा था। भारी दबाव ने मिशन हॉल के अंदर मौजूद सभी लोगों को एक पत्थर की तरह दबा दिया। नियो के सबसे करीबी हैरिस को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मैं व्यस्त हूं, तो आगे बढ़ो। हैरिस के घुटने मुड़ गए। उसने नियो के दबाव का प्रतिकार करने के लिए अपनी आभा छोड़ी, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। नियो की मौजूदगी से ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां लिपटी हुई हों। हैरिस ने नियो की कलाई छोड़ दी और अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। तुम्हें शुरू से ही ऐसे ही काम करना चाहिए था। बर्बाद हुए समय के कारण नियो ने अपनी जीभ चटकाए। वह रैंक मिशन सूची की ओर बढ़ गया। मुझे क्या चुनना चाहिए? हर कोई थक गया है। मैं कोई युद्ध मिशन नहीं चुन सकता। यह ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें कम प्रयास की आवश्यकता हो और जिसे जल्दी पूरा किया जा सके। जब नियो सावधानी से मिशन चुन रहा था, हैरिस को लगा कि उसका खून खौल रहा है। नियो की आभा की उपस्थिति के अभ्यस्त होने के बाद वह फिर से सोच सकता था। भले ही नियो की उपस्थिति मजबूत थी, लेकिन ये सिर्फ उसकी उपस्थिति थी। वह हर दूसरे क्षेत्र में कमजोर था। हैरिस उसे आसानी से हरा सकता था। वह अपमानित होकर हमला करने ही वाला था कि अचानक माज और क्रिश्चियन ने उसका रास्ता रोक दिया। वे नियो, जो मिशन सूची पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और हैरिस के बीच खड़े थे। हैरिस के पीछे तैनात जैक ने हैरिस के नियो पर हमला करने की स्थिति में अपने मंत्र तैयार किए। जैसे ही नियो ने मिशन चुना, ज़्यूस कबीले के अन्य सदस्य जो पास में थे, आ गए। उन्होंने नियो की टीम पर अपने हथियार तान दिए। तनाव तेजी से बढ़ गया। जब फेलिक्स परसीवल के साथ मिशन हॉल में आया तो लड़ाई लगभग तय थी। आप सब क्या कर रहे हैं? छात्र परिषद के अध्यक्ष की उपस्थिति ने क्षेत्र पर हथौड़े की तरह प्रहार किया। उसकी भयावह आभा ने दूसरों को सुनने के लिए मजबूर कर दिया उसे। तुम सब लड़ रहे हो जब समय खत्म हो रहा है। मुझे पता है कि एस रैंक मिशन का विवरण जारी नहीं किया गया है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर स्फिंक्स ने कोई मिशन सौंपा है तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए।
भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या डेमिगॉड अकादमी के छात्रों को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए? उसकी आवाज़ गूंज उठी। आधे छात्र बेहोश हो गए जबकि बाकी आधे के मुंह और कान से खून बहने लगा। हर कोई घुटनों के बल पर आ गया। परसीवल ने नियो और हैरिस की टीम को घूर कर देखा। तुम दोनों टीमें मुझसे बाहर मिलें अभी। वह मुड़ा और मिशन हॉल से बाहर चला गया। फेलिक्स नियो के पास गया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगा कि भगवान के कबीले कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए मैं छात्र परिषद के अध्यक्ष को लेकर आया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इसमें फंस जाओगे। इसकी चिंता मत करो, नियो ने अपने साथियों की ओर मुड़ने से पहले कहा। तुम सब पहले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आने से पहले मिशन पूरा करूंगा। उन्होंने सिर हिलाया। जब वे बाहर गए तो फेलिक्स बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हमारी टीम को हमारे बी रैंक मिशनों के लिए सत्यापन पूरा करना होगा और ए रैंक मिशन चुनना होगा। उन्होंने हैरिस और ज़्यूस कबीले के सदस्यों को अनदेखा किया जो उन्हें घूर रहे थे और परिचारक के पास चले गए। मैं यह मिशन चुनना चाहता हूं, नियो ने कहा। ग्रेटर दैन ए रैंक मिशन लेस दैन। विवरण: एक युवा फीनिक्स पुनर्जन्म से गुजरने वाला है। इसे अपने पुनर्जन्म में सहायता के लिए संघनित और शुद्ध अग्नि तत्व आभा की आवश्यकता है। असाइनर: मिस्टिका फौना प्रिजर्व। पुरस्कार: 6 क्रेडिट, बीस्ट कम्युनिकेशन स्पेल, विस्पर रैंक। ग्रेटर दैन ए रैंक मिशन लेस दैन। समझ गया। परिचारक ने प्रक्रियाएं पूरी की। आपको मिशन मिल गया है। कृपया कार्य पूरा करने के लिए मिस्टिका फौना प्रिजर्व पर जाएं। नियो ने सिर हिलाया। वह फेलिक्स की ओर मुड़ा। बाद में मिलते हैं। शुभकामनाएं। दोनों ही व्यस्त थे। केवल एक स्लॉट शेष होने के कारण ये स्पष्ट था कि उनमें से केवल एक को ही एस रैंक मिशन के लिए चुना जा सकता था। यदि आथा की टीम विफल हो जाती है तो यह उपन्यास के कथानक को पूरी तरह से पटरी से उतार देगा। इसके नकारात्मक परिणाम होंगे। आथा को स्फिंक्स से मिलना था और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना था। उसे जो उत्तर मिलेगा वह आथा की महत्वाकांक्षा का आधार बनेगा। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपना परीक्षण पूरा कर सकता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो नियो आथा के सवाल का जवाब देगा। मिशन हॉल से बाहर निकलते समय वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। वहाँ परसीवल उसका इंतजार कर रहा था। नियो परसीवल और अन्य लोगों से मिलने वाला था जब उसने देखा कि लुकास परसीवल से बात कर रहा है। उसके मन में एक विचार आया। उसने अपना डिवाइस निकाला और फेलिक्स को मैसेज किया। जवाब मिलने के बाद वह समूह में शामिल हो गया। हॉल के अंदर हुए हंगामे के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये पूरी तरह से हमारी गलती थी, लुकास ने कहा। यह अच्छा है कि तुम्हें ये पता है, परसीवल ने भौहें सिकुड़ी। वह नियो की ओर मुड़ा। तुम देर से क्यों आए? मुझे याद है कि मैंने तुमसे जल्दी बाहर आने के लिए कहा था। उसके नाखुश चेहरे से यह स्पष्ट हो गया कि वह खेल नहीं खेल रहा था। ये लाइब्रेरी में दिखाए गए उसके दोस्ताना व्यवहार से बिल्कुल अलग था। मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, नियो ने कहा। अच्छा, कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हें बहाने नहीं बनाने चाहिए। परसीवल ने दोनों समूहों की ओर देखा। आप सभी पर प्रति व्यक्ति 10 क्रेडिट का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बात करने की अनुमति दी थी। जैक हन्मा, रैंक 1721। अगर कोई समस्या है तो उसे अपने टीम लीडर को बताएं और उनसे उन मुद्दों को मेरे पास पहुंचाने के लिए कहें। मुझे खेद है। जैक ने परसीवल की नज़र के नीचे अपनी नज़रें नीची कर लीं। परसीवल ने उनकी ओर देखा। क्या किसी को जुर्माने से कोई समस्या है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। क्रिश्चियन ने मास को बोलने से पहले ही रोक दिया। परसीवल ने उनकी हरकतों को देखा। नियो हारग्रेव्स, आपकी टीम को अतिरिक्त 5 क्रेडिट का जुर्माना। हाँ सर। परसीवल जुर्माना वसूलने और उन्हें सार्वजनिक रूप से हंगामा करने के खिलाफ एक अंतिम चेतावनी देने के बाद चला गया। मुझे खेद है, माज और जैक उदास भाव से बोले। बस अगली बार से सावधान रहना। नियो ने उनके कंधे थपथपाए। खैर, चलो मिशन स्थल पर चलते हैं। हैरिस ने नियो की टीम को घूर कर देखा जबकि लुकास अपने समूह से बात कर रहा था। नियो ने उन्हें अनदेखा कर दिया। रास्ते में उसने देखा कि माज, क्रिश्चियन और जैक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। उनके दिव्य ऊर्जा भंडार पर दबाव बहुत बुरा था और क्रेडिट खोने के बाद उन्होंने अपना मनोबल खो दिया। उसने अपना मुंह खोला। क्रेडिट के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। हम बाद में अपने नुकसान की भरपाई आसानी से कर सकते हैं। मुझे पता है, ये सिर्फ इतना है कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि जब हैरिस ने सब कुछ शुरू किया था तो हमें कैसे नुकसान हुआ, जैक ने कहा। ठीक है, चलो बस इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। लोग कर्म को कुतिया क्यों कहते हैं, इसका एक कारण है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैक को नियो के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में नहीं आया। मैं इसके बाद उन्हें जाने नहीं दूंगा, नियो ने सोचा। वह उन्हें अच्छी तरह से बर्बाद करने जा रहा था। अल्पविराम। मिस्टिका फाउना प्रिजर्व एक वन्यजीव अभयारण्य था।
इसे डेरेक पामर ने रहस्यमय जानवरों यानी राक्षसों के विकास का अध्ययन करने के लिए बनाया था। शोध के उद्देश्य के कारण अभयारण्य में बाहरी दुनिया में शायद ही कभी पाए जाने वाले अनोखे जानवर रखे गए थे। अभयारण्य में रहने वाले जानवरों को व्यापक देखभाल की आवश्यकता होती थी। कई बार डेरेक को उनकी देखभाल के लिए अकादमी की सहायता की आवश्यकता होती थी। युवा फीनिक्स के लिए भी यही स्थिति थी। डेरेक ने नियो और उसके समूह का स्वागत किया जब उन्होंने अभयारण्य में आने का कारण बताया। कृपया मेरे पीछे अंदर आएं, डेरेक ने कहा। वे लताओं से बने रास्ते पर चल पड़े। जंगल में खुशबूदार गंध भर गई थी और जानवरों की आवाज़ें नियमित अंतराल पर गूंज रही थीं। जब वे चल रहे थे, डेरेक लगातार मंगल की ओर देख रहा था। यह क्या है? मंगल ने गुर्राहट के साथ कहा। ओह, ये कुछ भी नहीं है। मैं तो बस मंगल एवहॉट से मिलकर हैरान था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब मंगल ने उससे बात की तो डेरेक आश्चर्यचकित रह गया। कुछ सेकंड के बाद वह अपने आप पर काबू पा सका। यह मेरे शोध से संबंधित है। जादुई जानवर केवल कुछ ही मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं और वे उनसे अधिक नहीं सीख सकते। इसके बावजूद वे देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं। यह मंत्रों पर उनकी उच्च महारत और दिव्य ऊर्जा पर उनके परिष्कृत नियंत्रण के कारण है। इस संबंध में आप देवताओं की तुलना में राक्षसों के समान हैं। यदि आप हमें जल्दी से फीनिक्स ले जा सके तो मैं इसकी सराहना करूंगा। हम जल्दी में हैं। नियो के व्यवधान से डेरेक को एहसास हुआ कि वह माज के प्रति असभ्य था। मुझे खेद है, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या कह रहा था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, माज बोला। द फसेकन जीनियस। जबकि उसकी वर्तमान ताकत मॉरिगन के बराबर थी, वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वह और मजबूत नहीं हो सकता था। यही कारण था कि अरेस कबीले ने उसे 100वीं रैंक चुनने को कहा था। अकादमी में हर कोई जल्द ही उससे आगे निकल जाएगा। क्या तुम ठीक हो? नियो ने पूछा। हाँ, माज मुस्कुराया। उसने अपनी भावनाओं को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लिया और मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। समूह बेल वाली सड़क के अंत तक पहुंच गया। जंगल का स्वरूप बदल गया। हरे भरे पेड़ों से जली हुई छाल और जली हुई जमीन तक, टुकड़े टुकड़े हवा से राख की खुशबू तक। ये फीनिक्स के लिए बनाया गया बायोम है। डेरेक ने रास्ता दिखाया। उसने उन्हें बायोम के बारे में बताया और जब वे जमीन पर पड़े एक विशाल जलते हुए घोंसले के पास पहुंचे तो रुक गए। फीनिक्स वहां अंदर है। हम आपको अग्निरोधी कपड़े दे सकते हैं। हालांकि वे ज्वाला तत्व दिव्य ऊर्जा के हस्तांतरण में बाधा डालेंगे। मैं वहां जाने का सुझाव दूंगा जैसे कि आपके पास ज्वाला तत्व का निपुण गुरु है। कृपया हमें एक सूट दें, नियो ने कहा। डेरेक ने सिर हिलाया और उसे अपने बैग से निकाल लिया। सैलामेंडर बी मिशन के दौरान इस्तेमाल किए गए उसी सूट को देखकर अप्रिय यादें ताज़ा हो गईं। उसने उन्हें दबा दिया और अपना मुंह खोल दिया। धन्यवाद, हम इसे यहाँ से ले लेंगे। अगर ऐसा है तो मैं चला जाऊंगा। ऐसे और भी जानवर हैं जिन पर मेरा ध्यान देने की ज़रूरत है। डेरेक के जाने के बाद नियो ने अग्निरोधी सूट पहना। मैं माज के साथ जाऊंगा जबकि वह फीनिक्स को खाना खिलाएगा। क्रिश्चियन और जैक परिधि की सुरक्षा करेंगे। क्या हमें परिधि को सुरक्षित करने की आवश्यकता है? मुझे संदेह है कि हैरिस और उनकी टीम छात्र परिषद के अध्यक्ष द्वारा उन्हें डांटने के बाद कुछ भी करेगी। आप कभी भी बहुत सावधान नहीं हो सकते। इसके अलावा पर्सिवल नाराज था क्योंकि हमने सार्वजनिक रूप से हंगामा किया था। वह लड़ाई के बारे में कभी नाराज नहीं था, नियो ने सोचा। माज, आप सूट के बिना आग में प्रवेश कर सकते हैं, है ना? हाँ, मैं निपुणता में हूँ। ये लपटें कोई समस्या नहीं है। नियो ने माज के साथ घोंसले में कदम रखा। गर्मी ने उसे भौंचक्का कर दिया। उनका सामना फीनिक्स से हुआ। ये सुविधाओं के बजाय लपटों वाले चूजे जैसा लग रहा था। ये फीनिक्स है। यह मेरी कल्पना से छोटा है, माज ने कहा। यह एक भी पुनर्जन्म से नहीं गुजरा है। ये हर बार मरने और पुनर्जीवित होने पर मजबूत और बड़ा होता जाएगा। फीनिक्स जादुई जानवरों में अद्वितीय थे। वे जीवित आत्माओं और आत्माओं का संकर थे। मृत्यु के बाद आत्माएं दिव्य ऊर्जा में विलीन हो जाती थीं और आत्माएं अधोलोक में चली जाती थीं। जब कोई फीनिक्स मरता था तो वह दिव्य ऊर्जा में बिखर जाता था और हमेशा के लिए मरने या अधोलोक में जाने के बजाय एक मजबूत आत्मा में बदल जाता था। कोई कह सकता है कि फीनिक्स ने मृत्यु को धोखा दिया। यही कारण था कि नियो के सामने स्थिति अजीब थी। वह मृत्यु का वाहक था। वह फीनिक्स जैसे अजेय प्राणी को मार सकता था। फीनिक्स को उससे डरना चाहिए था। हालांकि वह उसे मुग्ध भाव से देखता रहा, जैसा कि मैंने सोचा था कि यह फीनिक्स